Hello, Namaste, Adab, Sat Shri Akal, and welcome to the practical classes of Shachi's Academy for Managerial Economics. अब मैंने practical classes क्यों कहा? क्योंकि BBA, MBA, BCom, BA Economics इन सब के लिए आपको practical knowledge होना बहुत ज़रूरी है, वरना इतनी ढेर सारे concepts होते हैं, ढेर सारी किताबें होती हैं, उनको रटते रटते हालत ख़राब हो जाती है। तो हम यहाँ पर शचीज़ अकेडमी में आपको हर चीज़ का practical reason बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि BBA, MBA प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इनको करने के बाद आपको डिग्री मिल जाती है, जॉब भी कई बार मिल जाती है, पर जब अपना बिजनेस करते हैं ना आप, तो आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग उस कॉन्सेप्ट की होनी बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट BBA और MBA करने के बाद आप नॉर्मली मैनेजर्स बनते हैं, दूसरों के बिजनेस संभालते हैं। तो बिजनेस को संभालने के लिए आपको ज़रूरी है कि पता चले कि मार्केट में क्या हो रहा है, कंज्यूमर क्या सोच रहा है। वैसे भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होती है और ये कंज्यूमर स्टडी को बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के बनाई गई है ताकि आप बिजनेस ढंग से कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें या किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकें। तो बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना आके देखते हैं। और BBA, MBA जहाँ भी आपकी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आती है, आप वहाँ पे इसको अच्छी तरह से समझ के लिख सकते हैं। रटना क्योंकि इकोनॉमिक्स को पॉसिबल है भी नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है, इकोनॉमिक्स एक प्रैक्टिस है। क्योंकि इकोनॉमिक्स जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स से क्लियर बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। एक किसी इकाई की, किसी फर्म की स्टडी या किसी हाउस होल्ड की स्टडी जिसे हम लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसका हमने अलग वीडियो बनाया हुआ है। अब इसमें होता क्या है कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में हर चीज़ पढ़ते हैं जो कंज्यूमर के हिसाब से होती है, एक फर्म के हिसाब से होती है। जब आप बिजनेस करते हैं तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कंज्यूमर क्या सोचता है, राइट। क्योंकि इकोनॉमिक्स बनाई ही गई थी अपने हाउस को मैनेज करने के लिए, इसका पहला नाम इसलिए हाउस होल्ड मैनेजमेंट रखा गया था। तो आइए देखते हैं, हमारा लॉ ऑफ डिमांड का पहला पार्ट है ये हमारा, और शुरू करेंगे हम इसे डिमांड फंक्शन से। डिमांड फंक्शन क्या होता है बेसिकली आपको देखना पड़ेगा। अब डिमांड कैसे फंक्शन करती है, सिंपल सा, जो आपका हमेशा जो आपकी हेडिंग दी गई होती है ना, उसी से भी नहीं निकाला करो, तो आपको आसानी से आधा डेफिनेशन तो आप उसी से लिख सकते हैं। अब डिमांड फंक्शन कैसे मतलब कैसे ऑपरेट करती है, देखिए डिमांड फंक्शन DF लिखा है डिमांड फंक्शन के लिए, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म थोड़ी यूज करूंगी, जैसे लॉ ऑफ डिमांड की LOD लिखा हुआ है और डिमांड फंक्शन की DF, टाइम सेव होता है हमारा। DF एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप, ये ऐसा संबंध है, रिलेशनशिप है किसके बीच में, डिमांड के और फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड। अब डिमांड जो है किसी भी कंज्यूमर की मार्केट में किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, उनका आपस में क्या संबंध है डिमांड के साथ में, ये हम आपका पढ़ते हैं किसमें, डिमांड फंक्शन में। तो डिमांड फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। डिमांड फंक्शन एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, खुद सोचो। सबसे पहले जब कोई चीज आपको खरीदनी है तो दिमाग में क्या चीज आती है, प्राइस आता है कि नहीं आता, भाई इसकी कीमत ज्यादा है, कम है, कितने की होगी। जैसे कुछ भी चीज बताई कि जैसे आपने पूछा ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है मुझे, एकदम क्या होता है, यार अच्छी लग रही है कितने की है, तो कितने की है इसका मतलब क्या है, वहां पे प्राइस एकदम से सामने आ गया। तो प्राइस सबसे पहला घटक है, सबसे पहला वेरिएबल है जो डिमांड को डिफाइन करता है। तो अब यहाँ देखिए इसकी इक्वेशन देखिए यहाँ पे dx, अब ये x क्या है यहाँ पर, इस dx के चक्कर में बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। x कुछ नहीं है, x वो हर कमोडिटी है दुनिया की जो आपको बाजार में बिकने को मिल जाती है, देखने को मिल जाती है, जो खरीद सकते हैं आप। तो x यहाँ कुछ भी हो सकता है, टूथपेस्ट हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कुर्ता हो सकता है, शर्ट हो सकती है, कैमरा, कुछ भी दुनिया की चीज जो बाजार में बिकती हो उसे हम x के नाम से यहाँ लिख सकते हैं। कुछ भी x की जगह आप कुछ लिखो, बॉटल्स लिख दो, कैमरा लिख दो, स्केच पेन लिख दो, कुछ भी दुनिया की हर चीज यहाँ x की जगह पर आ सकती है। यानी x यानी कोई भी वस्तु जो वहां क्वेश्चन में है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका x यहाँ पे आ गया, ठीक है आ गया। अब x की वजह से यहाँ px लिखा गया, क्यों, क्योंकि हमने अभी देखा जब हम किसी चीज को खरीदने की बात करते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बिजली से कौन थी, भैया इसका प्राइस क्या होगा, कीमत कितनी है। तो प्राइस सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिमांड को डिफाइन करता है या उसे इफेक्ट करता है। इसलिए सबसे पहला घटक हमारा प्राइस है। यहाँ पे देखिए dx हो गया f फंक्शन, f फंक्शन के लिए, यानी अब यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाई गई है, बड़े सोच की बात है, ब्रैकेट क्यों है, बच्चे ये भी सोचते हैं कई बारी ब्रैकेट क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स थे इसलिए इन्हें क्लब करने के लिए यहाँ लगाया गया। और यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेशन का भी साइन होता है, फंक्शन ऑफ
ये जैसे हम मैथमेटिक्स में फंक्शन पढ़ते हैं उस तरह से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए PX हो गया यानी प्राइस ऑफ कंसर्न्ड कमोडिटी, कमोडिटी इन क्वेश्चन। अब यहाँ अगर हम कहें कि एक पैकेट जो डिमांड है, बिस्किट की डिमांड है, वो किस पे डिमांड करेगी, जैसे पार्ले जी बिस्किट हुआ, ब्रिटानिया, कुछ भी बिस्किट है, अगर यहाँ बिस्किट लिखा जाए तो बिस्किट के प्राइस पर सबसे पहले डिपेंड करेगी कि नहीं, कि बिस्किट का प्राइस अगर कम है तो पैकेट ज्यादा खरीदे जाएंगे, और ज्यादा प्राइस है उसका तो कम पैकेट खरीदे जाएंगे। सीधा साधा संबंध है हर चीज का दुनिया में। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा लिमिटेड होता है। इसका कारण ये है कि पैसा लिमिटेड है और उससे हमें बहुत सारी चीजें खरीदनी होती हैं, और पैसे से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। इसीलिए पैसा बहुत मूल्यवान है और हम सोच समझ के खर्च करते हैं। चीजें कम कीमत की हो तो हम ज्यादा खरीदने की उसमें टेंडेंसी रखते हैं। तो यहाँ देखिए प्राइस ऑफ एक्स हो गया, प्राइस ऑफ आर, आर क्या है भाई, आर इज रिलेटेड गुड्स। अब इससे अगर हम एक ब्रांड के बिस्किट की बात करें या किसी कपड़े की बात करें, ब्रांड के कपड़े की, तो उससे मिलती जुलती चीजें भी तो बाजार में होंगी। अब बिस्किट है तो ब्रिटानिया का हो गया, अब आपके पार्ले जी हो गए, और बहुत सारी कंपनीज हैं, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, मारी है, ये है। अब एक ही ब्रांड के बिस्किट्स में कंपटीशन होता है। चलिए हम डिफरेंट बिस्किट लेते हैं, मारी हो गया, ब्रिटानिया लिटिल हार्ट्स हो गया, आपका बर्बन हो गया, और बहुत सारी कुकीज वगैरह हो गई। तो सब कंपटीशन में है कि नहीं है, रिलेटेड है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स हैं, एक दूसरे की चीज जगह जगह यूज हो सकती है। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट्स बहुत सारी चीजें पर रिलेटेड, कौन चीज उससे रिलेट करती है, ठीक है। और रिलेटेड गुड्स हो गया आर फॉर, वाई क्या है, इनकम, आपकी आमदनी कितनी है ये भी डिसाइड करेगा कि आपकी डिमांड कितनी होगी। आमदनी अगर कम है, सैलरी कम है, आपको पैसा कम मिलता है, पॉकेट मनी कम है, या आपकी वेल्थ कम है, इसके वजह से डिमांड बहुत बार इफेक्ट होती है और हमेशा होती है। पैसा ज्यादा तो भाई आप बहुत खुले दिमाग से, दिल से खर्च करने वाले हैं। पैसा कम है तो आप सोच समझ के बहुत पॉकेट अपना टाइट रख के, हाथ टाइट रख के खर्च करने वाले। तो इनकम आपकी जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। देन टी फॉर टेस्ट, देखो सब कुछ आ रहा, बस इनका मैंने थोड़ा सा ये वाई, आई यहाँ क्यों नहीं लेते, क्योंकि आई नॉर्मली हम इन्वेस्टमेंट के लेते हैं इकोनॉमिक्स में, इसलिए हम यहाँ वाई के लिए इनकम में लेते हैं। तो टी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, आपका टेस्ट भी डिफाइन करता है कि आप कुछ खाएंगे या कोई चीज खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। बिस्किट वही लोग खरीदेंगे या तो उनके परिवार में कोई खाता हो, आपका कोई डिपेंडेंट हो, जैसे मेरे बच्चे अगर बिस्किट खाते हैं तो मैं लेके आऊंगी, तो नहीं लेके आऊंगी, और अगर मैं खाती हूँ तो लेके आऊंगी, ठीक है, या मेहमानों के लिए। तो हमारा टेस्ट किस प्रकार का है वो भी डिफाइन करेगा हमारी डिमांड है उस चीज के लिए नहीं है। लेकिन सबसे पहले फिर भी यहाँ प्राइस ही आता है। इसी प्राइस के बलबूते पर सारा लॉ ऑफ डिमांड डिपेंड करता है। अब लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ प्राइस के बलबूते पर है, ये सारे फैक्टर्स क्या डिमांड फंक्शन में आते हैं, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ प्राइस को स्टडी करता है, बाकी सारे फैक्टर्स को स्टडी नहीं करता, याद रखिएगा। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड प्राइस किसका लेगा, एक्स कमोडिटी का। जो आपके क्वेश्चन में आप बिस्किट ले रहे हैं सपोज यहाँ पे, तो बिस्किट का ही प्राइस आप देखेंगे, बाकी सब फैक्टर्स को अलग छोड़ देंगे, वो तो आपके रहेंगे, लेकिन यहाँ पे एक्टिव रोल प्ले नहीं करेंगे आपके लॉ ऑफ डिमांड में। यहाँ तक समझ में होपफुली आपको आ गया। देन आप देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड यानी एलओडी, फुल फॉर्म यूज नहीं किया, हम आगे इसको एलओडी करके रेफर करेंगे। ओके, अब सिंपल टर्म्स में अगर आपको कभी ऐसा होता है ना, कुछ याद रखने के लिए हमें सिंपल सी लाइन रखनी है, तो ये देखते हैं एलओडी यानी लॉ ऑफ डिमांड इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। तो सीधी सादी बात है, सिर्फ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का ये एक रिलेशनशिप है लॉ ऑफ डिमांड, और कुछ नहीं है। अगर किसी चीज का प्राइस ज्यादा है तो ऑब्वियसली हम कम खरीदेंगे। आपने देखा होगा जब एंड ऑफ सीजन सेल चलती है, ब्रांडेड कपड़े भी आपके आधे दाम में, एक तिहाई दाम में बिकने लग जाते हैं। आपके आजकल तो ऑनलाइन सेल्स इतनी चल रही हैं, 70% ऑफ है, 50% ऑफ है। आपको कभी कभी लगता है कि यार हमारी तो लॉटरी लग गई, हमें तो इतने सस्ते मिल गए, ऐसा नहीं है। कंपनी वाले, क्योंकि आप एक मैनेजर की तरह सोचिए, अब आप एक मैनेजर हैं तो आपको जो माल आपका जो आपने नया ब्रांड निकाला या नई वैरायटी निकाली, उसको रखने के लिए गोडाउन्स रखे हैं, शेल्फ है आपकी, बहुत सारी अलमारियां या रैक्स हैं, उन सबको आपको खाली करना होता है, क्योंकि नया माल आना होता है। तो जो मैनेजर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करते हैं, पुराने माल को निकालते हैं बाहर, क्योंकि वो उनका बिकना तो है नहीं, क्योंकि जो कस्टमर हैं, वाली कस्टमर्स हैं, जो हाई फाई कस्टमर्स हैं, वो उन चीजों को नहीं खरीदने वाले। तो वो क्या करते हैं, आउटलेट्स में ले जाके उन्हीं चीजों को कम दामों में बेच देते हैं, उससे उनकी कॉस्ट कवर हो जाती है, खर्चा बच जाता है। देखिए जो उनके कमरे का गोडाउन्स के खर्चे वो बच जाते हैं। तो सेल्स जब लगती है, अब सेल में कंज्यूमर को क्या लगता है, आपने कभी शिनचैन कार्टून देखा है, हैव यू सीन एवर?
कि वहां पे जो मित्सी ओहारा है वो एकदम सेल में भागती है और धड़ाधड़ कितनी सारी लेडीज वहां पे फटाफट फटाफट कपड़े उठाते रहते हैं। अब आप सेल के बारे में एक बात नोटिस करिए, आप भी कभी जाएंगे वहां पर तो आप अपने को देखिएगा कि जब आप 50% या 80% नीचे आपके दाम बताते हैं कि यार 250 रुपए में 2 शर्ट मिल रही हैं, तो कई बार हम 10 शर्ट लेकर आ जाते हैं वहां से, राइट और 10 में से हो सकता है 5 आपके काम की नहीं थी, हो सकता है वो खराब हो सकता है उनका कलर आपके लिए अच्छा ना और पहनते हम उनमें से एक आधी निकाल कर हैं। इसका क्या मतलब निकलता है कि वहां पर प्राइस जो कम हमने देखा तो हमारे पास जादू सा असर होता है और इसकी वजह से हम चीजें ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस का ऐसा ही एक मिराकुलस इफेक्ट होता है, क्योंकि प्राइस कम होते देखकर लोग ज्यादा खरीदने की टेंडेंसी हमेशा रखते हैं। इसी चीज को लॉ ऑफ डिमांड कहा गया है कि जब प्राइस कम हो जाए किसी चीज के तो चीजें ज्यादा खरीदी जाती हैं। क्योंकि पहली बात तो जब प्राइस कम होता है किसी चीज का तो इंसान की रियल इनकम, कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है। जैसे सपोज करिए कि आप 250 रुपए में 2 शर्ट खरीद रहे हैं, यानी कि पहले 250 रुपए में एक भी नहीं आनी थी, तो रियल इनकम क्या थी आपकी? मतलब रियल इनकम क्या होती है, मैंने पहले भी पढ़ा है, रियल इनकम यानी कि आपकी कमोडिटीज कितनी मिल रही हैं आपको उस पैसे से। सपोज 250 रुपए में अगर आपको एक शर्ट मिल रही है तो रियल इनकम आपके पैसे की कम है, लेकिन अगर उसी 250 रुपए में आपको 4 शर्ट या 2 शर्ट मिले तो रियल इनकम बढ़ गई। रियल इनकम यानी कमोडिटीज कितनी मिल रही है आपको, राइट तो यहाँ पे क्या रियल इनकम बढ़ जाती है। तो प्राइस घटने से हमेशा ही डिमांड बढ़ती है नॉर्मल गुड्स के अंतर्गत। आप एक्सेप्शनल चीज एंटीक्स के यहाँ पे बात नहीं हो रही है, कोई बहुत जैसे सेलिब्रिटी की कोई यूज करी चीज है, ऑक्शन सेल वाली बात नहीं है। यहाँ नॉर्मल चीज आलू प्याज बर्तन आपके कुर्ता कपड़ा जो भी आपकी चीजें नॉर्मल बाजार में बिकती हैं उनकी बातें चल रही है यहाँ पे। अब देखिए डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का जब आप डेफिनेशन लिखेंगे थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि डेफिनेशन को आप एक सही तरीके से लिखें तो बेटर है। डेफिनेशन को याद करने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आपके लिए डेमोन्स्ट्रेशन तैयार किया है, वो इस तरह से है। आप ये देखिए पीडी 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 लिखा हुआ है यहाँ पे। पीडी यानी प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड डिमांड। तो पहला आप केस लीजिए ये वाला, या आपको ऐसे ही बना लीजिए, पीडी पीडी ऊपर लिखिए, ठीक है, ऐसे 2 बार पीडी लिखिए और एक जगह एरोस पास आते हुए लिख दीजिए और एक जगह एरोस दूर जाते लिख दीजिए। हो गया हमारा काम, ये हमारा फिगर या डायग्राम टाइप बन गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे जो P पहले वाला P है हमारा नंबर 1 सिनेरियो, देखिए यहाँ पे प्राइस घट रहा है और डिमांड क्या है, D क्या है, ऊपर बढ़ रही है, एरो कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये हो गया। इसका मतलब व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड इंक्रीजेस राइजेस, और यहाँ पे P क्या है, नीचे वाले में P राइज कर रहा है यानी प्राइस बढ़ रहा है। व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड डिक्रीजेस। तो उल्टा सिनेरियो आप इसको देख देखकर अपना डेफिनेशन लिख सकते हैं। आप लिखेंगे कैसे, देखिए डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये तो सबसे पहले लिख देना। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब क्या है, इसका मतलब है ये वाला। यहाँ पे हमने क्या कहा था कि हमारा सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ प्राइस इंपॉर्टेंट है, ये चीजें सेकेंडरी हैं, ये चीजें हम लॉ ऑफ डिमांड में नहीं लेते, ठीक है। तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड आर इक्वल, यानी जो दूसरी चीजें हैं जो रिलेटेड गुड्स हैं, बाकी ब्रांड के बिस्किट जो हम ले रहे हैं उनके प्राइस चेंज नहीं हुए, हमारी इनकम भी यथा अवस्था है, पहले यथा स्थिर है, पहले जैसी ही है, अब टेस्ट भी वैसा ही है। ऐसा अचानक नहीं हो गया हमारे साथ कि आज तो बिस्किट पसंद है कल हमें बिस्किट खाना बंद कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज चेंज हो रही है तब भी इफेक्ट पड़ने वाला है आपके लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर। ये सब चीजें हम स्थिर मानते हैं, यानी कि इनका इफेक्ट हम यहाँ नहीं लेने वाले हैं। असलियत में पड़ता है पर लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते समय हम इनको कंसिडरेशन में नहीं लेते। आगे समझ में ये सब कंसिडरेशन में नहीं आएंगे, इसी चीज को यहाँ लिखा गया है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। बीबीए में आपको ये तो पता जरूर होना चाहिए कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पर हम बाकी चीजों को स्टेबल मान रहे हैं, इक्वल मान रहे हैं, जैसा पहले मतलब यहाँ पे वो हम कंसिडरेशन में नहीं ले रहे, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, अब यहाँ प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट विल राइज। आगे पहला वाला इक्वेशन हमारा काम, ठीक है। प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड will rise, हो गया। and if the price of a commodity rises, price of commodity rises, its quantity demanded will decline, decline होगी, decline नहीं decrease होना। तो लॉ ऑफ डिमांड समझ में आया आपको। इसको अब हम देखेंगे assumptions के हिसाब से कैसे चलता है। assumptions of law of demand, ये assumptions यानी कुछ मान्यताएं
जो ये बताती है कि अगर ये ऑपरेट करेंगी, कंडीशंस कहा जाता है इन्हें, ये मान्यताएं हैं, एजम्पशंस हैं, कंडीशंस हैं, अगर ये यहाँ पे नहीं होंगी, एग्जिस्ट नहीं करेंगी, तो आपका लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करेगा। एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास कहीं बचा हुआ माल पड़ा, आप बिजनेस कर रहे हैं कोई, आपके पास बचा हुआ माल पड़ा हुआ और आपको पता है कि इसको गोडाउन में रखने से मेरी कॉस्ट बढ़ रही है, भाई बिजली का किराया बढ़ रहा है, बिजली का खर्चा जा रहा है, टेलीफोन का बिल जा रहा है उस बिल्डिंग का, या बिल्डिंग पूरी खपी पड़ी आपके किसी माल से, ठीक है, तो आप उस माल का क्या कर सकते हैं, सेल पे डाल सकते हैं। उसका प्राइस आपको ऐसा रखना है कि लोग आकर्षित होकर वहां पे खरीद लें, तो है ना बड़े काम की चीज लॉ ऑफ डिमांड आपके, ठीक है। अब एजम्पशंस लेते हैं, ये कब ऑपरेट करेगा, पर आप इसको यानी कि कब इसको काम में ला सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड को। अब देखिए यहाँ पे नो चेंज इन इनकम, लोगों की, जिन लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैं अब मैनेजर की तरह सोचना बता रही हूँ, आप जिन लोगों को टारगेट कर रहे हैं अचानक उनकी इनकम नहीं बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि अगर इनकम बढ़ गई होगी तो हो सकता है वो आपकी चीज ना खरीद के कोई और चीज खरीद ले या मार्केट में उसकी डिमांड ना रहे, ठीक है। नो चेंज इन इनकम, उनकी इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। एग्जांपल ले सकते हैं हम, आपकी सपोज एक छोटी सी टी स्टॉल है, वहाँ नॉर्मल बिस्किट्स या कुकीज वगैरह मिलते हैं, आप वहाँ पे चाय बनाते हैं, सब लोग आपकी चाय पसंद करते हैं। अचानक ऐसा हुआ उन सबकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई, जैसे कि 7th 8th पे कमीशन गवर्नमेंट का आ गया, वहां सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स की होती है ना, बैंक कॉलोनी, टीचर कॉलोनी, गवर्नमेंट टीचर्स, प्रोफेसर्स कॉलोनी। अब अचानक प्रोफेसर्स की सैलरी सपोज 2.5-3 लाख रुपए पर मंथ हो जाए, नॉर्मल प्रोफेसर्स की भी नॉर्मली 80,000 से 1 लाख तक होती है, 40-50 भी होती है छोटे कॉलेजेस में। अब उनकी 2.5-3 लाख रुपए सैलरी होगी, तो हो सकता है वो आपके आउटलेट पे ना जाए, कहीं और चले जाए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इनकम बढ़ जाती है किसी की तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करेगा। देन नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, उनके टेस्ट में चेंज नहीं आना चाहिए, मतलब कि वो चाय पी के या चाय पीना या बिस्किट खाना बंद ना करें, वो हो सकता है वो कॉफी या कोल्ड कॉफी पे प्रेफर करने लग जाएं, तो भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करेगा, क्योंकि उनका टेस्ट चेंज हो गया। अब टेस्ट चेंज हो गया, अब ये कहां से आ रहे हैं एजम्पशंस, पता है आपको, ये अदर थिंग्स बीइंग इक्वल से आ रहे हैं। हमने जो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल माना था वो यहाँ देखिए, वो ये सारी चीजें हैं एजम्पशंस में है। आप इनको देखिए, प्राइस ऑफ रेटेड गुड्स आर इक्वल, इनकम इज कांस्टेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर कांस्टेंट, इन सबको यहाँ पे लिख दोगे, एजम्पशंस पूरे हो जाएंगे आपके। स्मार्ट वर्क किया करो, बिजनेसमैन की तरह सोचो कि अगर हमें सिर्फ प्राइस देखना है तो बाकी कौन सी चीजें हैं, बाकी कौन से घटक हैं जो इसे इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये डिमांड फंक्शन जो है ना छोटा लिया गया है, इसमें और बहुत सारे वेरिएबल्स आप जोड़ सकते हैं जो सारे यहाँ पे हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं इस आंसर को, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, नो चेंज इन इनकम देख लिया, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गया, टेस्ट नहीं चेंज होना चाहिए। अब नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मैंने बताया ना रिलेटेड गुड्स देखो, इनकम भी देख लिया, टेस्ट देख लिया, हम रिलेटेड गुड्स, तीसरे नंबर पे ये आ गया हमारा। मैंने कहा था ना यही चीजें हैं यहाँ, यही चीज यहाँ थी हमारी। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी कि बाकी चीजों के प्राइसेस में भी अंतर नहीं आना चाहिए। रिलेटेड कौन सी, बिस्किट है, हमने बिस्किट ले रखा है, चाय ले रखी है, हमने बिस्किट ले रखा है, ठीक है, तो बिस्किट के दाम जो बाकी बिस्किट्स के ब्रांड हैं उनके भी चेंज नहीं होने चाहिए। देन फोर्थ है, द कमोडिटी इन क्वेश्चन इज नॉर्मल, एक नॉर्मल कमोडिटी, एंटीक नहीं है, कोई मोहनजोदड़ो के टाइम का या किसी साउथ इंडियन टेम्पल की हजारों साल की पुरानी मूर्ति नहीं है, क्योंकि वो चीजें बहुत महंगी होती हैं, जितनी पुरानी जितनी दुर्लभ उनकी कीमत उतनी ज्यादा हो जाती है। कोई विंटेज कार है, कोई ऐसी चीज है जो मार्केट में उपलब्ध नहीं है, तो उसमें भी आपका प्राइस उस तरह ऑपरेट नहीं करेगा। जितनी ज्यादा महंगी वो चीज होगी उतनी ज्यादा उसकी डिमांड हो जाती है। कई बार कोई ऐसी पेंटिंग जो बहुत दुर्लभ हो, तो दुर्लभ वस्तुओं को हम यहाँ नहीं देख रहे हैं, एक्सेप्शनल केसेस को, एंटिक्स को नहीं देख रहे हैं, यहाँ नॉर्मल गुड्स हैं जो नॉर्मली बाजार में उपलब्ध हो जाती है, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का साइज नहीं बढ़ा है। आपकी कॉलोनी में मतलब जितने लोग थे या वहां पे कंजम्पशन करने वाले अगर 4 साल 2 साल कम से कम उस दौरान चेंज ना हो, यानी कि अगर वो कमोडिटी हमें आज के टाइम मार्केट में खरीदनी, अचानक कहीं बाहर से कुछ लोग ना आ जाएं, जैसे आपकी चाय की दुकान पे, जिसपे आपकी चाय की दुकान है सपोज, उस पे क्या होगा, अचानक से क्या हुआ कि बहुत सारे कंज्यूमर्स बाहर से, कोई 2 बसें भर के वहां पर लोग आ गए। अब क्या वहां पे हो सकता है उस बिस्किट के पैकेट का प्राइस पहले 10 रुपीज था, और देखा अगर भीड़ बहुत ज्यादा आ रही तो उसको 15 रुपीज भी किया जा सकता है, ये 20 रुपीज भी किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है जैसे कि मॉल्स में जाइए आप,
छोटा सा जो कप होता है कोल्ड ड्रिंक का वो कितना महंगा मिलता है। हो सकता है बाहर आके आपको इतनी बड़ी बॉटल 2 लीटर की मिल जाए उस दाम में, या उससे ज्यादा भी आप कोल्ड ड्रिंक या पैटीज कुछ भी खा सकते हैं। जब आप मल्टीप्लेक्सेस में सिनेमा देखने जाते हैं चीजें कितनी ज्यादा महंगी होती है, क्योंकि वहां पे चीजें बहुत कम है और लोग वहां पे ज्यादा खाने वाले पहुंच गए, तो वहां पे प्राइसिंग थोड़ी अलग हो जाती है। ठीक है, तो पॉपुलेशन का साइज चेंज नहीं होना चाहिए, कहीं से लोग बाहर से ना आ जाए या अचानक से लोग कंजम्पशन करना शुरू ना कर दें। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम शुड बी इक्वल। अब इक्वल का क्या मतलब, ऐसा नहीं होता कि सबके पास इक्वल वेल्थ हो, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि सब लोग कम से कम इतना पैसा जरूर रखें अपने पास में कि वो अपना भरण पोषण इज्जतदार तरीके से डिग्निफाइड मैनर में कर सकें। इसका क्या मतलब है कि कोई बहुत ज्यादा गरीब नहीं है, किसी के पास सपोज इतना भी पैसा नहीं कि वो खाना भी ना खा सके, बिस्किट का पैकेट भी ना खरीद सके। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन इनकम की होनी चाहिए समाज में कि लोगों के पास कम से कम अपना सब्सिस्टेंस लेवल का या अच्छी तरह जीने का डिग्निफाइड मैनर में, या एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका नॉर्मल कम से कम है। अब अंबानी या टाटा बिरला तक तो लोग नहीं पहुंचते, वो कहना नहीं है कि सबके पास अंबानी जैसी वेल्थ हो, लेकिन नॉर्मल डिसेंट लिविंग जरूर हो लोगों की, इसका यहाँ पे कहना का ये मतलब है, डिसेंट लिविंग हो। देन कंटिन्यूअस डिमांड शुड एग्जिस्ट। लगातार डिमांड होनी चाहिए भाई। आप सपोज एक चाय की दुकान चला रहे हैं, वहां आज तो आपके 100-150 कस्टमर्स आ गए, 15 दिन तक 2 कस्टमर भी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी डिमांड उस चीज के लिए कंटिन्यूअस होनी चाहिए, बाजार में वो चीज बिकती रहनी चाहिए, वो कंसिडरेशन आपको देखना पड़ेगा। देन देयर शुड बी परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन हमने अभी मैनेजर इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको बता दूं, परफेक्ट कंपटीशन ऐसा मार्केट है, वैसे दुनिया में ऐसा पाया नहीं जाता, ये किताबों में पाया जाता, क्यों रखा जाता है, ऐसा नॉर्मली देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसे किताबों में देखा जा सकता है परफेक्ट कंपटीशन को। अब ये एग्जिस्ट नहीं करता, कैसे देखिए आप, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे प्राइस जो है आपका कमोडिटी बिल्कुल एक जैसी होती है, तो वैसा तो नहीं है, मार्केट में बिल्कुल एक जैसी कमोडिटीज नहीं है। आपका जो सारे मार्केट में जितने प्रोड्यूसर्स हैं वो एक जैसा माल बेच रहे हैं, एक जैसा प्राइस रख रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता। मार्केट में डिफरेंशियल प्राइसिंग होती है, सबको जानकारी है मार्केट में, ऐसा भी नहीं होता है। अब बहुत सारे कंज्यूमर्स इग्नोरेंट होते हैं, बराबर की दुकान में कोई चीज 10 रुपए की बिक रही है, वो जाके दूसरी जगह से 15 रुपए खरीद लेते हैं। सब्जी मंडी में आप जाइए, किसी एक शॉप पर टमाटर 20 रुपए किलो है, कहीं 30 है, कहीं 40 और कहीं 50 भी है, तो एक ही मार्केट में 30 रुपए का डिफरेंस आ गया, 40 रुपए का डिफरेंस आ गया 1 केजी चीज पर ही। तो ये क्या है हमारा, नॉर्मली कौन सा मार्केट होता है, हमारा होता है इनपरफेक्ट मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता है, उसमें मोनोपोलिस्टिक होता है, ओलिगोपोली होता है, डिओपोली हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें माना गया है लॉ ऑफ डिमांड में कि आपका जो मार्केट है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ये मान्यता नहीं होती है पूरी। लेकिन अब मार्केट नॉर्मली जो आजकल देखे जाते हैं वो परफेक्ट कंपटीशन तो नहीं है, लेकिन नियरली परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है। बहुत सारी तरह की चीजें हैं, आपको हर जगह उपलब्ध हो रही हैं, लगभग सेम चीजें हैं, प्राइसिंग भी लगभग सेम है। तो आप इसको थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि हाँ ऐसा है और इस तरह ही ऑपरेट करता है। तो अब देखिए, आप पहले तो इस पार्ट को आप अपनी जिंदगी में ढाल के देखिए कि आप मार्केट जब जाते हैं, जो चीजें आज हमने सीखी हैं, डिस्कस की हैं हम सबने मिलकर, अब इन्हें देखिए कि आप जब मार्केट जाते हैं तो ऐसा होता है क्या, ऐसा हो रहा है क्या। हो सकता है आपकी एक आध चीज ऐसी उलट पलट दिखाई दे आपको, लेकिन मोटे तौर पर ऑन एवरेज ये चीज बिल्कुल ऐसी ही दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि व्हेन आई डिड माय एमबीए मुझे इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आई, बिलीव मी, लेकिन जब मैंने अपनी जो पढ़ाई है उसे अपनी डेली लाइफ में यूज करना शुरू किया, तब मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह समझ में आया। मैंने ये जाना कि सब्जेक्ट नहीं है, एक प्रैक्टिस है, वे ऑफ लाइफ है, बिकॉज दिस इज हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो मैनेजर बनने के लिए आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग, एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, इसका अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। कीप इन टच विद our channel and keep sharing, liking and subscribing. Thank you so much. Take care. God bless you.